वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर। इससे पहले हम पढ़ रहे थे मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, मीन्स कि उत्तराधिकारी के लिए मुगल कौन सी परंपरा को अपनाते हैं। तो वो अपनाते हैं कोपासैनरी, मीन्स कि अपने फादर की वसीयत को वो सभी भाइयों में बराबर बराबर बांट देते हैं। हर एक भाई को अलग अलग प्रोविंसेस दिए जाते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे कि मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स, कि मुगल के दूसरे राजाओं के साथ किस तरीके से रिलेशन थे। तो जैसे कि हमने टेबल में पढ़ा और ये नोटिस भी किया कि मुगल रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट द रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। तो मुगल रूलर्स उन राजाओं के खिलाफ लगातार कैंपेन करते थे जो कि उनकी अथॉरिटी को मानने से इनकार करते थे। But as the Mughals became powerful, many other rulers also joined them voluntarily. तो जैसे जैसे क्या हुआ कि मुगल पावरफुल होते गए तो कई राजाओं ने, कई शासकों ने अपनी मर्जी से ही उनकी अथॉरिटी को स्वीकार कर ली, मीन्स उन्होंने खुद से ही उन्हें ज्वाइन कर लिया। द राजपूत आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो राजपूत इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है। Many of them married their daughters into Mughal families and received high positions, but many resisted as well. तो उनमें से क्या हुआ कि कईयों ने अपनी पुत्रियों की शादी मुगल फैमिलीज में कर दी और दरबार में अच्छी खासी पोजीशन पाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबने ऐसा किया, कई लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने इसका लगातार विरोध किया काफ़ी लंबे टाइम तक। तो हम आगे पढ़ेंगे। The Shishodia Rajput of मेवा refused to accept मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो क्या हुआ कि मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत ने काफी लंबे टाइम तक मुगल अथॉरिटी को मानने से मना किया, जैसे कि महाराणा प्रताप के बारे में सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। Once defeated, however, they were honorably treated by the Mughals, given their lands वतन back as assignment वतन जागीर। लेकिन क्या हुआ कि जब वो एक बार हारे, जब वो महाराणा प्रताप नहीं थे तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन थी, तो वो युद्ध में हार चुके थे। तो जब वो हारे तो मुगल्स ने क्या किया कि जो उनका लैंड था, मीन्स कि उनका जो वतन था, उसे उन्हें वतन जागीर के रूप में उन्हें वापस कर दिया था और उन्हें बिल्कुल भी ह्यूमिलेट नहीं किया, मीन्स कि उनके साथ ऑनरेबली बिहेव किया उन्होंने। The careful balance between defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains. तो इस तरीके का सावधानीपूर्वक बैलेंस, जैसे कि उन्हें हराना फिर उन्हें ह्यूमिलेट नहीं करना, मुगल साम्राज्य को काफ़ी राज्यों ने, काफ़ी चैप्टर ने काफ़ी सहारा, मीन्स उनका जो इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी राजाओं पर काफ़ी अच्छा पड़ा, जिससे कि मुगल एम्पायर यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक स्टेबल रहा। लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, जैसे कि औरंगजेब ने, वो काफ़ी दुष्ट था, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम। ठीक है, तो ये काफ़ी मुश्किल था बाद में। तो लुक एट द टेबल 1 अगेन। जैसे कि हमने देखा था कि औरंगजेब ने क्या किया था जब वीर शिवाजी उनके पास संधि के लिए आए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फालतू में निर्दोष लोगों को मारा काटा जाए, तो वो सब लोगों की भलाई के लिए उनकी अथॉरिटी को स्वीकार करने खुद ब खुद आ गए थे। लेकिन क्या किया कि इस दुष्ट औरंगजेब ने उसकी इंसल्ट कर दी, तो वहाँ से वो भाग निकले, खुद से एक इंडिपेंडेंट किंग बन गए। तो बाद में उन्होंने फिर से रिबेलियन किया और वो जीत गए। तो इस तरीके की इंसल्ट का कॉन्सिक्वेंसेस हम अच्छे से जानते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स की रिजल्ट। तो अब हम पढ़ेंगे मनसबदार एंड जागीरदार। तो ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम ढंग से पढ़ेंगे। तो एज द एम्पायर एक्सपैंडेड टू इनकम्पास डिफरेंट रीजन ऑफ द मुगल रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडी ऑफ द पीपल। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे उनका एम्पायर एक्सपेंड करता गया तो उन्होंने क्या किया कि अलग अलग छोटे बड़े रीजन से डिफरेंट बॉडीज को, मीन्स कि डिफरेंट ग्रुप के लोगों को अपने प्रशासन में ऊंची ऊंची पोस्ट देना शुरू किया। From a small nucleus of Turkish nobles to Ranis, they expanded to include Iranians, Indian Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas and other groups. तो शुरू में क्या हुआ कि उनके दरबार में हायर पोस्ट पर सिर्फ और सिर्फ टर्कीज के नोबल, जिन्हें कि टुरानीज बोला जाता है, वही थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका साम्राज्य बढ़ता गया तो उन्हें ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने क्या किया उसमें इंक्लूड किया, जैसे कि ईरानियंस को, इंडियन मुस्लिम्स को, अफगान्स को, राजपूत को, मराठाज को और दूसरे भी और ग्रुप हैं, उनको भी उन्होंने हायर पोस्ट देनी शुरू कर दी थी। Those who joined मुगल सर्विस were enrolled as मनसबदार, मीन्स जो मुगल एम्पायर में हायर पोस्ट पर थे उन्हें बोला जाता था मनसबदार। The term mansabdar refers to an individual who hold a mansab, means का पोजीशन और रैंक। तो मनसब बोला जाता है किसी पोजीशन को फिर या रैंक को, और जो उस पोजीशन पर होता है, उस रैंक पर होता है, तो उसे बोला जाता है मनसबदार।
It was grading system used by Mughals to fix rank, salary and military responsibilities. तो इसके लिए वहाँ पर एक ग्रेड सिस्टम था, मीन्स कि उसी के बेस पे उन्हें रैंक दी जाती थी, सैलरी दी जाती थी और उन्हें मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि लड़ाई का काम सौंपा जाता था. रैंक एंड सैलरी वर डिटरमिन्ड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जाट. और वो किस बेसिस पे होता था? जाट के न्यूमेरिकल वैल्यू पर. द हायर द जाट मोर प्रेस्टिजियस वर्सन नोबल्स पोजीशन इन कोर्ट एंड द लार्जर हिज सैलरी. तो जैसे जैसे उनका नंबर ज़्यादा होता था, मीन्स कि जाट का नंबर ज़्यादा होता था, तो उन्हें उतना वैल्यूबल पद दे दिया जाता था. तो उसकी उस हिसाब से सैलरी भी होती थी, वैसे उसकी रैंक भी होती थी. तो हम यहाँ पर जाट का मतलब समझते हैं, तो इसे आप जात मत समझ लेना, क्योंकि ये होता है ग्रुप ऑफ पीपल. तो ग्रुप ऑफ पीपल जितने ज़्यादा होंगे उनका मनसबदार उतने अच्छी रैंक पर होगा, उसको उतनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी, उसकी उतनी अच्छी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. तो ये क्या होता है कि मानो ये कोई गांव है और दूसरा है पड़ोस में छोटा सा गांव. तो जो ये बड़ा गांव है वहाँ रहेंगे ज़्यादा लोग, तो यहाँ का जो मनसबदार होगा उसकी रैंक बड़ी होगी, उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा होगी. और पड़ोस के गांव में जहाँ पर कि कम लोग रहते हैं उसके में जाट की संख्या कम होगी. मीन्स कि जाट का मतलब ही होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल. तो उसी के बेसिस पे उन्हें रैंक दी जाती थी, सैलरी दी जाती थी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी. तो अकबर के ज़माने में क्या हुआ कि इस तरीके से जहाँ पर कि 5000 जाट रहते हैं, तो उस तरीके के क्या थे कि 29 मनसबदार थे. इस 29 ग्रुप ऑफ पीपल थे और हर एक ग्रुप में 5000 से भी ज़्यादा क्या थे, वहाँ पे जाट थे. तो क्या हुआ कि औरंगजेब के रेन में ये काफ़ी गड़बड़ा गया. तो उन्होंने क्या किया कि मनसबदार को बढ़ा दिया, लेकिन जागीर तो उतनी ही थी, मीन्स के लैंड तो उतनी ही थी. तो काफ़ी डिसबैलेंस क्रिएट हुआ और लोग काफ़ी परेशान हुए, मीन्स कि एक्सपेंडिचर खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था. तो अब हम पढ़ेंगे कि द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार कवलनीमेन. तो क्या होता था कि जो मनसबदार को मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती थी, तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए था? सवार चाहिए थे, कवलीमेन चाहिए थी. सवार मीन्स होता है घुड़सवार, कवलीमेन भी उन्हें बोला जाता है. तो वो चाहिए थी उन्हें कि एक स्पेशल नंबर में. द मनसबदार ब्रॉट हिज कवलीमेन फॉर रिव्यू, गॉट देम रजिस्टर देयर हॉर्सेस ब्रांडेड एंड देन रिसीव मनी टू पे देम एज सैलरी. तो मनसबदार क्या करते थे कि जितने भी वो घुड़सवार रखते थे उन्हें वो रिव्यू करने के लिए, मीन्स की चेक कराने के लिए कोर्ट में लाते थे. तो वहाँ उन्हें रजिस्टर कर दिया जाता था और उसके बाद उनके घोड़ों को दाग दिया जाता था, मीन्स कि उन्हें ब्रांडेड कोई लेबल उन पे चिपका दिया जाता था. तो इस तरीके से उन्हें सैलरी के फॉर्म में मनी दे दी जाती थी. तो इसके बाद मनसबदार रिसीव दियर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर विच वर समवॉट लाइक इक्ताज. तो मनसबदार को जो सैलरी मिलती थी वो लैंड फॉर्म में मिलते थे और उन लैंड को बोला जाता था जागीर, जिससे कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. तो ये कुछ कुछ इक्ता जैसे ही हैं, जैसे कि मुगल सुल्तान जो पर्शियन थे वो लोग यूज करते थे. बट अनलाइक मुक्तीज मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन एडमिनिस्टर देयर जागीर्स. लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि मुक्तीज क्या करते थे कि अपने अपने इक्ताज में रहा करते थे और उसे एडमिनिस्टर मीन्स कि वहाँ की प्रशासन व्यवस्था भी वही संभालते थे. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था. They only had right to revenue of the assignment which were collected for them by their servant while the. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करने का हक था. तो वो वहाँ पर रहते भी नहीं थे और उसे एडमिनिस्टर मीन्स की प्रशासनिक ढंग से उसे चलाते भी नहीं थे. तो उनके नौकर उनके लिए वहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और वो खुद दूसरी जगह दूसरे काम में बिजी होते थे. यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि मनसबदार देमसेल्व्स सर्व्ड इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. हाँ, जैसे कि अभी बताया कि वो कंट्री के दूसरे पार्ट में कुछ सेवाएं देते थे. तो अब इस पिक्चर को देखिए, ये बीच में है उनका मनसबदार और ये जो घोड़े हैं कवलीमेन उनके साथ जा रहे हैं रेवेन्यू कलेक्ट करने. In Akbar reign, these Jagirs were carefully assessed so that their revenue was roughly equal to the salary of the Mansabdar. तो अकबर के राज्यकाल में क्या हुआ कि ये काम बहुत अच्छे से चला. तो जहाँ पर उन जागीर से जो रेवेन्यू कलेक्ट होती थी वो लगभग उतनी ही होती थी कि जितनी की मनसबदार की सैलरी हो. बट औरंगजेब रेन दिस वॉज नो लॉन्गर द केस. लेकिन औरंगजेब के टाइम में क्या हुआ कि स्थिति काफ़ी गड़बड़ा गई, तो ऐसा नहीं रहा. एंड द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वॉज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम.
तो उस टाइम क्या हुआ कि क्योंकि उसने मनसबदार काफ़ी ज़्यादा रख लिए थे, तो जागीर मीन्स की ज़मीन तो उतनी ही थी, तो काफ़ी डिसबैलेंस हो गया था। तो क्या होता था कि कलेक्टेड रेवेन्यू कम होता था, क्योंकि जागीर कम थी और मनसबदार ज़्यादा थे, तो इसलिए डिसबैलेंस क्रिएट हो गया था। There was also a huge increase in the number of mansabdars, which meant a long wait before they received a जागीर। तो क्या हुआ कि औरंगजेब ने मनसबदार को कुछ ज़्यादा ही रख लिया था, तो जागीर तो उतनी ही थी, उसने कहाँ से बढ़नी थी। तो इसलिए हर एक मनसबदार को जागीर मिलने से पहले काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ता था। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ पर जिसका जो मन चाहे उतना कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। तो दीज एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर्स। हाँ, जैसे कि अभी बताया कि जागीर तो उतनी ही थी, मीन से कि उनकी शॉर्टेज पड़ गई थी। तो एज अ रिजल्ट मेनी जागीरदार्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज रेवेन्यू एज पॉसिबल व्हाइल दे हैड जागीर। तो क्या हुआ कि कई जागीरदार मीन्स कि मनसबदार और जागीरदार में यहाँ पर ये डिफरेंस है कि मनसबदार वो होते हैं कि जिन्हें हायर पोस्ट मिलती है और उन्हें जागीर दे दी जाती है, तो वो कहलाते हैं जागीरदार। तो जागीरदार का असली मतलब ये होता है कि जब उसके पास जागीर हों, जैसे कि औरंगजेब के ज़माने में कई ज़्यादा मनसबदार थे, लेकिन सबके पास जागीर नहीं थी क्योंकि उन्हें इंतजार करना पड़ा। वो जागीरदार जब उनके पास जागीर थी तो उन्होंने क्या किया कि जितना मर्जी चाहे उतना ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया, मीन्स कि उन्होंने भर भर के वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट किया, जिससे कि लोग काफ़ी परेशान हो गए। औरंगजेब was unable to control this development in the last year of his reign and the peasantry therefore suffered tremendously। तो औरंगजेब ने इस तरीके की व्यवस्था को कंट्रोल करने में वो असफल रहा। तो उसके रेन के लास्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हुआ कि फेजेंट्री ने काफ़ी बुरी तरीके से सफ़र किया था, कई लोग भूखों मर गए थे। तो यहाँ पर इस डायग्राम को देखिए कि डिटेल फ्रॉम द मिनिएचर फ्रॉम द शाहजहां रेन डेपिक्टिंग मीन्स की शो कराती हुई करप्शन, भ्रष्टाचार इन हिज फादर्स एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन उसके फादर ने किया था। तो क्या हुआ कि शाहजहां के टाइम में वो काफ़ी भ्रष्ट हो चुका था। अ करप्ट ऑफिसर रिसीविंग अ ब्राइब होता है घूस, एंड द टैक्स कलेक्टर पनिशिंग पुअर पेजेंट्स, बेचारे कृषक लोगों को देखो किस तरीके से तंग कर रहे हैं ये दुष्ट। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए कि ये मनसबदार यहाँ पे ब्राइब ले रहा है और ये वाला इन्हें कितना परेशान कर रहा है, इन बेचारे भूखे लोगों को। अब हम पढ़ेंगे जब्त एंड जमींदार्स। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल इन द मुगल रूलर्स वर टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फेजेंट्री। जैसे कि हम जानते हैं कि जो लैंड से टैक्स कलेक्ट होता था, मीन्स कि उनके रेवेन्यू वही हमेशा से इनकम का मेन सोर्स होता था। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ। तो इन मोस्ट प्लेसेस फेजेंट पे टैक्सेस थ्रू अ रूलर एलिट्स, दैट इज द हेडमैन एंड द लोकल चैप्टन। तो कई जगह में क्या होता था कि जो गांव वासी थे, उनके गांव में जो मुख्य आदमी था या फिर जो लोकल चैप्टन था, मीन्स की लोकल जो सामान था, उसी के पास वो रेवेन्यू देते थे और वो कलेक्ट करके राजा के पास देता था। मुगल्स यूज वन टर्म जमींदार टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएरीज वेदर दे वर लोकल हेडमैन और विलेज और पावर चैप्टन्स। तो मुगल क्या करते थे कि उन सब के लिए वो एक ही टर्म यूज करते थे, वो है जमींदार, चाहे वो क्या हो कि लोकल हेडमैन हो गांव का या फिर पावरफुल सामंत हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड है इंटरमीडिएरीज में जो मध्यस्थ जो लोग होते हैं, जो बीच में काम करते हैं, मीन्स कि फेजेंट से राजा के बीच में जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, उन्हें बोला जाता है इंटरमीडिएरीज, मध्यस्थ। ठीक है, तो वो कहलाते थे वहाँ पे जमींदार। अब हम पढ़ रहे थे यहाँ से अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर, राजस्व मिनिस्टर उनका नाम था टूडरमल, carried out a careful survey of crop yield, prices and areas cultivated for a 10 years period 1570 to 1580। तो उन्होंने क्या किया था, मिस टूडरमल ने, जो उनका राजस्व मंत्री था, 1570 से 1580 के बीच 10 ईयर्स में बहुत अच्छे से व्यवस्था संभाली। मीन्स क्रॉप के पैदावार में, उनकी प्राइसेस में और किस एरिया में किस हिसाब से कल्टीवेशन होगा, इस तरीके से उन्होंने काफ़ी अच्छे से ये सर्वे किया था। On the basis of this idea, tax was fixed on each crop in cash। तो क्या होता था कि इस डेटा के बेस पर ये फिक्स होता था कि कौन से एरिया में किस टाइप की क्रॉप है, उस क्रॉप पे किस तरीके का रेवेन्यू बनेगा, और वो भी कैश में। Each province was divided into revenue circles and its own schedules or revenue rates for individual crops। तो क्या होता था कि इस हिसाब से अनेकों रीजन बांटे गए थे और अनेकों रीजन इस हिसाब से बांटे गए थे कि उनमें किस तरीके का रेवेन्यू होगा, वो रेवेन्यू के बेस पर पे उन्हें बांटा गया था। और प्रत्येक क्रॉप्स के लिए फिक्स था कि किस पर किस तरीके का टैक्स बनेगा, क्योंकि हर एक क्रॉप्स अलग अलग होती हैं। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त।
तो इस तरीके की जो रेवेन्यू सिस्टम थी, मीन्स की राजस्व इकट्ठा करने की जो प्रणाली थी, तो उसे बोला जाता था वहाँ पर जब्त। इट वॉज प्रिवेलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड सर्वे द लैंड। व्यवस्था उस इलाके में ज़्यादा थी जहां पर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स की प्रशासन के आदमी लैंड का सर्वे मीन्स की लैंड का निरीक्षण काफ़ी अच्छे से कर सकते थे, लेकिन ये दूर दराज के इलाकों में पॉसिबल नहीं था, जैसे कि यहाँ पर है गुजरात एंड बंगाल। तो थोड़ा हम इसको पढ़ लेते हैं। एंड की वेरी केयरफुल अकाउंट, तो जहाँ जहाँ वो निरीक्षण कर पाते थे उस अकाउंट्स को मीन्स की वहाँ का लेखा जोखा को बहुत अच्छे से केयरफुली देखते थे। दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल। In some areas the जमींदार exercise a great deal of power, लेकिन क्या हुआ कि कई कई एरियाज में ऐसा था कि जो वहाँ के जमींदार थे, चैप्टेन थे, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। तो द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्राइव देम अ रिबेलियन, तो जब मुगल एडमिनिस्ट्रेटर उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करने लगे, इनके शोषण करने लगे, तो विद्रोह भी कर सकते थे। तो ऐसा औरंगजेब के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा हुआ था। तो समटाइम जमींदार एंड फीजेंट ऑफ द सेम कास्ट आर लीड अ रेबलिंग अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी। तो क्या हुआ कि कभी कभी जमींदार और फीजेंट जो कि सेम कास्ट के हों, उन्होंने इकट्ठे मिल करके मुगल अथॉरिटी के खिलाफ जो है बगावत शुरू कर दी थी। These peasant revolts challenged the stability of the Mughal Empire from the end of 17th century। तो इस तरीके की जो बगावत शुरू हुई वो क्योंकि उसकी नीतियां काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थी, तो इस कारण क्या हुआ कि फीजेंट मीन्स की किसान वर्ग ने मुगल अथॉरिटी के जो स्टेबिलिटी है मीन्स की उनका जो स्थायित्व है उसको उन्होंने चुनौती दी, और तब से मुगल एम्पायर का पतन होना शुरू हो गया था।